तरह के। अब हिंदुस्तान में देखिए, हिंदुस्तान में क्या है, हिंदुस्तान में तो एक पत्नी व्रत है, एक पति व्रत है, भगवान राम हो चाहे वो कोई दूसरे हो। अब जिस देश में एक पत्नी व्रत एक पति व्रत, तो वहां ब्रोथल्स तो होने वाले नहीं है, तो फिर यहां क्या होंगे? तो यहां ये रहा है कि बहुत सारी महिलाएं स्वभाव से और अपनी इच्छा के अनुसार विवाह न करें, ईश्वर के लिए समर्पित हो जाएं, मंदिर में जाएं, पूजा करें वगैरह। ये उड़ीसा में का आया है कार्यकर्ता, तो देवदासी होते हैं, तो कोई इच्छा से हो गई देवदासी, वो भगवान के लिए समर्पित है। ये तो हुआ ही है ना, मीरा तो कहती है कि मेरा विवाह तो कृष्ण से हो गया, अब बात खत्म हो गई, अब तो कोई प्रश्न ही नहीं है। तो आप देवदासी हो सकते हैं, और देवदासी से थोड़ा शायद नीचे गणिकाएं होती हैं जो मंदिरों में भगवान की पूजा करने के लिए नृत्य करती हैं, श्रृंगार करती हैं वगैरह वगैरह करती हैं। तो अब हम हिंदुस्तान में गाली देते हैं कि यहां तो देवदासी प्रथा है, और ये दिखाई नहीं देता कि यूरोप में क्या है। और यूरोप से कोई आके हमको समझाएगा कि तुम्हारे यहां तो बड़ा अत्याचार हो रहा महिलाओं पे, देखो देवदासी हो गई, देखो गणिका हो गई। उनको अपना तो बताना नहीं है कि हमारे यहां तो उससे भी ज्यादा खराब स्थिति। तो उन्होंने जो ब्रॉथल्स बनाए, कॉन्वेंट क्यों बनाए वो समझ में आया आपको, ब्रॉथल्स उन्होंने क्यों बनाए वो समझ में आया, पब्स क्यों बनाए ये जो पब्स और ब्रॉथल्स हैं, इनका मुख्य काम क्या है? मुख्य काम इनका है सेक्स एजुकेशन देना। तो ये सब मिस्ट्रेस हैं, वो ये करेंगी। अब इनमें संबंध जो है वो किसी के भी हो सकते हैं। कोई मां अपने बेटे को भी सेक्स एजुकेशन दे सकती है, क्योंकि वो तो निकाली गई है ना, उसका बेटा चला गया उसके पास। भाई बहन को दे सकती है। तो कभी कभी आजकल आप सुन लेते हैं ना, यूरोप में अमेरिका में ऐसे कहानियां होती हैं, ये आज की नहीं, ये तो 1500 साल पुराने कहानी किस्से हैं। तो अब ऐसे समाज में आप शुचिता की बात करें, वो तो उनके लिए मूर्खता ही है ना। तो जब ये बिल क्लिंटन करता है तो उस पर हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी परंपरा में से ये आया है। मोनिका लेविन्स्की इंटर्न है, एक तरह से मिस्ट्रेस ही है वो। मोनिका लेविन्स्की की कहानी आपने सुना होगा, उसके साथ एक शब्द इंटर्न, इंटर्न वही है मिस्ट्रेस के लगभग बराबर की। ऐसे और भी होते हैं, उनके काम यही है। तो ये एक है, इससे कुछ समझ में आता है कैसा यूरोप। अब एक दूसरी बात है कि यूरोप में क्या होता है कि जितने भी लोग हैं उनमें 2 कैटेगरी है मैक्सिमम। एक तो कैटेगरी है राजा की, राजा के साथ जो राजपाट करने वाले लोग हैं उनकी एक कैटेगरी है, और बाकी दूसरी कैटेगरी है गुलामों की। या तो आप गुलाम होंगे या तो राजा के साथ होंगे, तो आपको नोबल कहा जाएगा। नोबिलिटी उसी को कहते हैं, नोबल मैन उसी को कहते हैं, जेंटलमैन उसी को कहते हैं। ये जो जेंटलमैन शब्द है ना, वो वही है कि आप राजा के नजदीक हैं, आप उसके गवर्नर हो सकते हैं, उसके साथ सेनेटर हो सकते हैं, राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं, लोकसभा के सदस्य हो सकते हैं। तो ये जो सेनेटर्स हैं, गवर्नर्स हैं, ये सब जेंटलमैन हैं, भद्र पुरुष जिनको कहा जाता है, और राजा है। तो राजा और राजा के साथ उसके सहकारी, वो एक क्लास है जिसको आप शासक वर्ग कह सकते हैं। और दूसरा है जो गुलाम। इन गुलामों में कौन कौन आते हैं, तो उसकी पूरी एक लिस्ट है। जितने टीचर्स हैं वो सब गुलामों में आते हैं, जितने म्यूजिशियन हैं वो सब गुलामों में आते हैं, जितने कारपेंटर्स हैं वो सब गुलामों में आते हैं, जितना कलाकारी का काम करने वाले हैं वो सब गुलामों में आते हैं। बढ़ईगिरी है, लोहारगिरी है, चर्मकार के, ये सब गुलाम है। तो डॉक्टर ये भी गुलामों में है, पेंटर ये भी गुलामों में है, पोइट वो गुलामों में है। ये सब लोग गुलाम हैं, और राजा के साथ के जो लोग हैं वो जेंटलमैन। तो अब हो क्या रहा है कि जो शासक वर्ग है वो शासक वर्ग है, शासक वर्ग ही सब करता है, गुलामों को कुछ करने का अधिकार नहीं है। गुलाम वही करता है जो शासक कहे, उसको मालिक जो कहे वही करना है, आप अपनी अकल से सोच भी नहीं सकते। तो होता क्या है कि ये राजा हैं, राजा के गवर्नर्स हैं, सेनेटर्स हैं वगैरह वगैरह, तो इनके बड़े बड़े महल हैं, महलों के पिछवाड़े हैं वो गुलामों के रहने के घर हैं। अब मैंने इसमें एक डिस्क्रिप्शन दिया है कि कोई गुलाम का घर कैसा होगा। तो गुलाम के घर वैसे हैं जैसी हमारी जेल। आपने जेल देखी है किसी ने अंदर से?
हमने तो देखी है। जेल में जो बैरक होते हैं ना, लाइन से लाइन से लाइन से लाइन से बने हुए हैं, एक जैसे सब, ऐसे ही राजाओं के पिछवाड़े में बने रहा करते थे, उनमें गुलाम रहते थे, उनके लिए जेल हुआ करती थी। वो जेल अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में क्रांतिकारियों के लिए बनाई है। ये जो आधुनिक जेलें बनी है ना हिंदुस्तान में, ये उसी डिजाइन से बनी है जिस डिजाइन से किसी राजा के घर का पिछवाड़ा होता था, जहां पर उसके गुलाम रहा करते थे। तो जितनी सुविधाएं राजा अपने गुलामों को देता था, उतनी सुविधाएं हिंदुस्तान में जेल के कैदी को दी जाती हैं। अब वहां क्या होता है कि राजा का पिछवाड़ा है, पिछवाड़े में ये सब रहने वाले लोग हैं, तो उनको एक ड्रेस है, तो वो ड्रेस यहां जेल में भी है। आपको कुछ भी बोलने का, कुछ कहने का अधिकार नहीं, तो यहां भी है। जैसा राजा ने दे दिया वैसे ही खा लेना है, उसके शिकायत नहीं करनी है, वो वहां है, वो यहां भी है। गुलामों का कोई अधिकार नहीं होता। और राजा जब चाहे गुलामों को मार सकता है, पीट सकता है, हत्या कर सकता है, उसको कोड़े मार सकता है, 2-2 हजार कोड़े मार सकता है, जो मैंने आपसे कहा, कुछ भी कर सकता है। इस तरह का है। तो उन्होंने हाँ, वही है। और आप देखो कि इन्हीं जेलों के जैसे एनक्लेव्स हैं। ये जो आप बड़े शहरों में जाएंगे ना, बड़े शहरों में आप देखते हैं एक जैसे लाइन से लाइन जो घर हैं, ये तो जेल पैटर्न के ही है ना सब। ये यूरोप से आया हुआ है, पूरा नकल किया हुआ है हमने। बंबई में जाइए, बड़े अपार्टमेंट हैं, क्वार्टर्स हैं। ये क्वार्टर तो गुलामों के रहने के लिए यूरोप में बनाए जाते हैं। आपने देखे ना, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के लोग क्वार्टर में रहते हैं, रेलवे के अधिकारी क्वार्टर में। रेलवे के क्वार्टर देखें, हर एक क्वार्टर एक दूसरे से मिलता जुलता है, कहीं कोई भिन्नता नहीं है। ऐसे ही पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के क्वार्टर देख सकते हैं, ऐसे ही। तो जितने भी ये क्वार्टर्स हैं, ये क्वार्टर्स यूरोप के राजा का जो पिछवाड़ा है, उसकी सब नकल है, फोटोकॉपी है। हमारे यहां क्या होता है, कोई कहता है देखो रेलवे के क्वार्टर में रहता है, आहा बड़ी ऊंची चीज है, रेलवे के क्वार्टर में रहता है। और यूरोप में तो वो गुलाम के रहने की जगह है। हम अपार्टमेंट में रहते हैं, वो तो वहां गुलामों के लिए है। तो इसलिए उन्होंने क्वार्टर्स क्यों बनवाए हैं? क्योंकि राजा है, राजा का घर है, घर का पिछवाड़ा है, पिछवाड़े में नौकर हैं, नौकर माने गुलाम है। गुलामों में कौन कौन आता है? टीचर भी आते हैं, म्यूजिशियन भी आते हैं, पेंटर भी आते हैं, स्कल्पटर भी आते हैं, कलाकारी का काम करने वाले भी आते हैं, खेती का काम करने वाले, ये सब नौकर हैं, गुलाम हैं। इनको रखने के लिए वो सब चाहिए, तो उसके लिए वो बनाता है। आउट हाउस सुना है आपने? आउट हाउस है ये। आउट हाउस तो उन्हीं के लिए है, गुलामों के लिए। तो यहां हर एक एमपी की कोठी में आउट हाउस बना है हिंदुस्तान में। आप आ जाइए, देख लीजिए, दिल्ली बने हैं ना, एमपी की कोठी है, 5 एकड़ की है, उसमें आउट हाउस बने हुए हैं, उसमें रहते हैं सब। और अभी कोई गर्व से कहेगा मैं तो फलाने एमपी के आउट हाउस में रहता हूं दिल्ली में, तो बड़ी बात है। लेकिन यूरोप में तो वो सब गुलामों के रहने की जगह। तो उन्होंने जेलें बनाई हैं, पूरा जेल का उनका नकल वही है जो किसी राजा के घर के पिछवाड़े का है। वो भी इसीलिए, और क्या। हाँ, नहीं 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 नहीं, सिर्फ शराब ही नहीं, शराब तो छोटा हिस्सा है। नहीं 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 नहीं, देखिए हम देखिए, एक बात आपने ध्यान से सुनी होगी, पवन गुप्ता ने जब पहला व्याख्यान दिया यहाँ, तो उन्होंने ये कहा कि शब्द तो लगभग एक जैसे हैं, अर्थ उसके अलग अलग समाज में अलग अलग हुआ करते हैं। तो पब आप एक अर्थ में इस्तेमाल करते हैं, उनके यहां असली अर्थ पब का क्या है? वो ये है कि जहां पर आप कुछ भी कर सकें, वैश्यावृत्ति कर सकें, वैश्यागमन कर सकें, मिस्ट्रेस को रख सकें, जहां पर सेक्स एजुकेशन दे सकें समाज के लोगों को, बच्चों को, उनके लिए सब पब्स हैं। हाँ, हो ही रहा है ना। दिल्ली में, बेंगलोर में, ये जो बड़े बड़े शहरों में पब्स हैं, तो वहां तो यही हो रहा है ना, क्योंकि वो उन्हीं की नकल करके बनाए, वही कर रहे हैं यहां भी। ये जो बड़े घरों के रईस ज्यादा लड़के लड़कियां जाते हैं, वो सुना था जेसिका लाल मर्डर केस, वो क्या था? पब में ही तो हुआ था। वो एक नवाब का लड़का आया, बिगड़ैल, उसने मांगा शराब लाओ, उसने कहा कि देर हो गई है, निकाला रिवॉल्वर मार दिया। ये तो यूरोप में ही होता है, तो यहां भी होने लगा है अब तो ये। हाँ,
राष्ट्रपति के खानदान के लोग हैं जिसने ये सब किया था, तो मन से वो भी अंग्रेजियत वाला होगा, तो पब में गया होगा, उसने वेटर बुलाया होगा, वेटर महिलाएं होती हैं ज्यादातर पब्स में, उसने कहा कि अभी टाइम पूरा हो गया है, तो उसने कहा नहीं लाओ, उसने कहा नहीं, तो निकाल के गोली मार दी। यूरोप में ये होता है सामान्य रूप से कि पब में आप गए हैं, आपने ये सब मांगा, नहीं मिला तो मारपीट हो जाएगी, हत्या भी हो जाएगी। अच्छा, अब ये जो गुलाम है उनके अधिकार कुछ नहीं है, ना वो जमीन खरीद सकते हैं, ना घर बना सकते हैं, ना मकान के मालिक हो सकते हैं, इसलिए हमेशा राजा की कृपा पर निर्भर रहना है उनको। हमेशा राजा को खुश करना है ताकि उसकी दया बनी रहे और वो घर में रहने की परमिशन उसको देता रहे। राजा की दया दृष्टि खत्म तो उसको मार डालेगा या निकाल देगा घर के बाहर। उसका अपना कुछ अस्तित्व नहीं, अपनी कोई हैसियत नहीं, अपना कुछ मतलब नहीं। अच्छा, इसमें कभी कभी राजा को दया आ गई तो कुछ को उसने आजाद कर दिया कि जाओ अब तुम आजाद हो गए। तो ये जो आजाद हुए लोग हैं, इनके बारे में अरिस्टोटल कह रहा है कि किसी भी समाज के टोटल पॉपुलेशन के 5% से ज्यादा को आजाद नहीं रहना चाहिए, नहीं तो बिगड़ जाता है। अरिस्टोटल कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, अरिस्टोटल कह रहा है। अरिस्टोटल कह रहा है कि किसी भी समाज में जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 5% से ज्यादा स्वतंत्र नागरिक नहीं होने चाहिए, बाकी सब गुलाम। माने 95% को गुलाम बना के रखना है, 5% को स्वतंत्र रखना है शासन चलाने के लिए। और ये जो 5% लोग हैं इसी में सब आ जाएंगे, व्यापारी आ जाएंगे, उद्योगपति आ जाएंगे, राजा आ गया, गवर्नर आ गया, उसमें काउंसिल आ गई, मिनिस्टर आ गए, सेनेटर्स आ गए, राज्यसभा सदस्य लोग जो भी हैं उनके, ये सब जो रूलिंग क्लास है वो ये 5% में है। 5% रूलिंग क्लास है, 95% को तो सिर्फ ऑर्डर फॉलो करना है। इसी को उसने डेमोक्रेसी भी कहा है। हाँ, यही डेमोक्रेसी है।